हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का भी सुसर। अपने इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है वर्किंग ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। हालांकि इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम तुम लोगों को समझा चुके हैं कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है। आज उसी चीज को हम लोग देखेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे। चीजों को समझ तो चुके हैं, लिखना क्या है एग्जाम में इसको देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल विथ देयर पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो चलिए, पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सबसे पहले अपने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है, उसमें करते क्या है। पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं जिसका टेम्परेचर T1 होता है। यही एटमॉस्फेरिक एयर हमारा रेफ्रिजरेशन कराएगा, बॉडी से हीट को एब्स्ट्रैक्ट कराएगा, लेकिन इनिशियली ये गर्म होता है। इनिशियली इसका टेम्परेचर T1 है, बॉडी का टेम्परेचर T2 है। बॉडी के रेस्पेक्ट में ये जो एटमॉस्फेरिक एयर हमने लिया ये गर्म है, इसलिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडियाबेटिकली एक्सपेंड कराएंगे। और ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस अपने आप में रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक इन नेचर। आइसेंट्रोपिक इन नेचर कहने का मतलब है जितना इंट्रोपी यहां पर होगा उतना ही इंट्रोपी यहां पर भी होगा। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर जो हमने लिया, इस एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं। इससे होता क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर में भी गिरावट आता है, और जब प्रेशर में गिरावट आएगा तो टेम्परेचर में भी गिरावट आएगा। लेकिन चूंकि माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देखिए चूंकि एक एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसका मतलब है वॉल्यूम में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। वॉल्यूम में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। और ये चूंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब ये आइसेंट्रोपिक होगा। इसका मतलब सीधा सीधी ये है कि जितना इंट्रोपी यहां होगा उतना ही इंट्रोपी यहां भी होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, रिवर्स कार्नोट साइकिल में सबसे पहले हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस से गुजारते हैं। इससे होता क्या है, ये जो एटमॉस्फेरिक एयर टेम्परेचर T1 पर था, एक्सपेंशन होने की वजह से इसके प्रेशर में ड्रॉप आता है, टेम्परेचर में ड्रॉप आता है, वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इंट्रोपी कांस्टेंट होता है क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक होता है। तो प्रोसेस A to B में आप देखिएगा कि एटमॉस्फेरिक एयर को सबसे पहले रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, जिससे क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक एयर जिसका टेम्परेचर T1 है, ये घट के कितना हो जाएगा, घट के इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2, यानी कि बॉडी के बराबर। इस प्रोसेस में प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है और वॉल्यूम का थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो रहा है। पीवी डायग्राम पर जब देखा गया, टीएस डायग्राम पर देखते हैं, ए टू बी में देखिए, ए पर टेम्परेचर T1 है, बी पर टेम्परेचर T2 हो गया, लेकिन इंट्रोपी, टेम्परेचर इंट्रोपी डायग्राम में देखिए, ए का जो इंट्रोपी है वही बी का इंट्रोपी होगा। इंट्रोपी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में आप लोग पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि इंट्रोपी सदा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। आइसेंट्रोपिक, इंट्रोपी कांस्टेंट हो। अब बी पॉइंट पर जब एटमॉस्फेरिक एयर आया, ये ठंडा हो चुका है,
एक्सपेंशन के वजह से। इसका मतलब अब ये ठंडा ठंडा हवा जैसे ही बॉडी से पास करेगा, ये ठंडा ठंडा हवा बॉडी से हीट को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन चूंकि ये कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल में हीट ट्रांसफर जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है जो टेम्परेचर T2 पर है, ये टेम्परेचर T2 पर ही रहेगा, बॉडी से हीट को निकालेगा। बॉडी से जब हीट को निकालेगा, बॉडी ठंडा होने लगेगा, बॉडी कूल डाउन करेगा, मतलब ये हमारा डिजायर्ड प्रोसेस होगा। लेकिन जब ये एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी से हीट को निकालेगा तो इसके टेम्परेचर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कार्नोट साइकिल में हीट ट्रांसफर जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू होता है। तो आपका ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है जब बॉडी से पास करता है जिसका टेम्परेचर T2 है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉडी से हीट निकालता है, बॉडी ठंडा होता है। लेकिन एयर हीट निकालने के बावजूद गर्म नहीं होता है, उसका टेम्परेचर तो T2 ही रहेगा। तो वो हीट गया कहां? एयर उस हीट को लेके अपने पास आया, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो वो हीट गया कहां? तो वो हीट जाता है इसके वॉल्यूम को बढ़ाने में, इसके वॉल्यूम को बढ़ाने में। वॉल्यूम बढ़ेगा। इंट्रोपी भी क्या होगा? देखिए B2C में टेम्परेचर कांस्टेंट है, एयर B पॉइंट पर बॉडी से गुजरना शुरू किया और C पॉइंट पर बॉडी से गुजर के निकल गया। इस दरमियान में बॉडी से हीट का एब्स्ट्रैक्शन किया, लेकिन एयर गर्म नहीं हो रहा है। B2C में एयर का टेम्परेचर T2 ही है। वो हीट गया कहां जो बॉडी से निकाला? वो गया उसके इंट्रोपी को बढ़ाने में। देखिए रैंडमनेस बढ़ रहा है, इंट्रोपी को बढ़ाने में हीट चला गया, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। तो B2C में इस कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर एटमॉस्फेरिक एयर रहेगा, लेकिन बॉडी से हीट को निकालता रहेगा, बॉडी को ठंडा करता रहेगा। अब ये एटमॉस्फेरिक एयर C पॉइंट पर पहुंच गया, बॉडी से हीट को ले लिया, लेकिन इसका तापक्रम T2 है। C पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी से हीट को निकाल के निकल गया, लेकिन उसका टेम्परेचर T2 ही है, सराउंडिंग से कम है। कैसे बॉडी से निकाले हुए हीट को सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा? तो अब हम C पॉइंट पर क्या करेंगे? इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन से गुजारते हैं। कॉम्प्रेस करने से क्या होता है? वॉल्यूम में कमी आती है, प्रेशर में बढ़ोतरी आती है, और इसका टेम्परेचर जो T2 है वो बढ़ के कितना हो जाएगा? T1 हो जाएगा। क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, इंट्रोपी में फर्क नहीं पड़ेगा। C2D में हम लोग देख रहे हैं कि एयर को रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन करा रहे हैं। कॉम्प्रेशन कराने से क्या होता है? पीवी डायग्राम में देखिएगा, एयर का वॉल्यूम घट रहा है, एयर का प्रेशर बढ़ रहा है, और एयर का जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है? बढ़ता है। T2 से टेम्परेचर बढ़ के एयर का कितना हो जाएगा? T1, सराउंडिंग के बराबर। TS डायग्राम में देखिए C2D में इंट्रोपी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक आर आइसेंट्रोपिक इन नेचर। जितना एयर का रैंडमनेस यहां पर होगा उतना ही एयर का रैंडमनेस यहां पर भी होगा। एयर के मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ना तो कमी होगी। कॉम्प्रेस कर रहे हैं ना, कॉम्प्रेस कर रहे हैं। कॉम्प्रेस करने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, T2 से बढ़ के कितना हो जाएगा? T1 हो जाएगा। यहां हो गया। अब यही एयर कूलर में जाता है, और जो हीट एब्स्ट्रैक्ट किया था बॉडी से उसको क्या करता है? एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करता है, सराउंडिंग में रिजेक्ट करता है। लेकिन एयर जब हीट को रिजेक्ट करता है तो उसका टेम्परेचर नहीं कम होता है। एयर जब हीट का ट्रांसफर करता है, चूंकि ये कार्नोट साइकिल है, तो कार्नोट साइकिल में कांस्टेंट टेम्परेचर में ही हीट का रिजेक्शन होता है। मतलब कहने का ये है कि एयर जब अपना हीट रिजेक्ट कर रहा है तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। तो हीट जो एयर से निकल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो हीट गया कहां? तो आप बोलिएगा ऐसे कि एयर से जब हीट निकल रहा है और एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब ये है टेम्परेचर घट नहीं रहा है, तो क्या घट रहा होगा? तो हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम घट रहा होगा। सर, उसका वॉल्यूम घट रहा होगा, उसके इंट्रोपी, उसके रैंडमनेस में कमी आ रही होगी। तो आप बोलिएगा D पॉइंट पर हमारा जो एयर है, कॉम्प्रेस्ड एयर, वो एयर कूलर में जाता है और बॉडी से जो हीट एब्स्ट्रैक्ट किया उस हीट को एटमॉस्फेयर में फेंक देता है। हीट को एटमॉस्फेयर में फेंकने के बावजूद एयर का टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आता है। एयर का टेम्परेचर T1 था,
T1 ही रहेगा, क्योंकि कार्नोट में हीट ट्रांसफर कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। इसका प्रोसेस जो है ये आइसोथर्मल होता है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो एयर है वो सराउंडिंग में जब हीट का रिजेक्शन करेगा तो उसके टेम्परेचर में गिरावट नहीं आएगी। तो हीट निकलने के बावजूद टेम्परेचर में गिरावट नहीं आ रहा तो क्या गिर रहा होगा? तो हम बोलेंगे एयर के मॉलिक्यूल्स पास आ रहे होंगे, वॉल्यूम में कमी आ रही होगी, और एयर के मॉलिक्यूल्स में जो रैंडमनेस था वो कम हो रहा होगा। D2A में देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है लेकिन हीट निकल रहा है, इसका मतलब क्या कम हो रहा होगा? रैंडमनेस कम हो रहा होगा, इंट्रोपी कम हो रहा होगा। तो यही PV और TS डायग्राम है। इसको एक बार तुम लोग देख लो। A2B क्या है भाई? A2B तुम्हारा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। B2C क्या है? तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। C से D क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन है। D से A क्या है? आइसोथर्मल। D से A क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक बार इसको पढ़ो, एक बार पढ़ो फिर से समझ जाओगे। लेट इनिशियली, शुरुआत में A पॉइंट पर द एटमॉस्फेरिक एयर इज एट हाई टेम्परेचर T1। हमारा एटमॉस्फेरिक एयर किस टेम्परेचर पर आता? हाई टेम्परेचर पर, यानी कि T1 पर। एट पॉइंट A पॉइंट पर अंडरगोज रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। A पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि हमारा एयर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, जो कि आइसेंट्रोपिक होता है अपने स्वभाव में। ड्यू टू विच टेम्परेचर फॉल्स, एक्सपेंशन होने की वजह से टेम्परेचर में गिरावट आती है। कब तक एक्सपेंड करना है? जब तक एयर का टेम्परेचर बॉडी के बराबर ना हो जाए, यानी कि T2 के बराबर ना हो जाए। टेम्परेचर फॉल्स एंड बिकम्स इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि T2। अब B पॉइंट पर आइए। एट पॉइंट B पॉइंट पर देखेंगे, चूंकि एक्सपेंशन के बाद हवा ठंडा हो गया, दिस कोल्ड एटमॉस्फेरिक एयर एब्स्ट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द बॉडी। ये कोल्ड एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी से हीट का एब्स्ट्रैक्शन करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन एयर का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। हीट को निकालने के बावजूद एयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो वो हीट क्या बढ़ा रहा होगा? टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा तो क्या बढ़ा रहा होगा? एयर के वॉल्यूम को बढ़ा रहा होगा, एयर के इंट्रोपी को बढ़ा रहा होगा। ड्यू टू विच वॉल्यूम एंड इंट्रोपी ऑफ एयर इंक्रीजेस, जिसके वजह से एयर का वॉल्यूम और एयर का इंट्रोपी बढ़ रहा होगा। बट द बॉडीज गेट्स कूल डाउन, लेकिन जो बॉडी होगा वो एयर को हीट दे रहा है, तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? एयर का तो भाई पता चल गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट ले रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, इंट्रोपी बढ़ रहा होगा। एयर में क्या हो, बॉडी में क्या हो रहा होगा? तो बॉडी जब एयर को हीट दे रहा होगा तो बॉडी ठंडा हो रहा होगा। बट द बॉडी गेट टू कूल डाउन, हेंस दिस इज आवर डिजायर्ड इफेक्ट। इसलिए ये जो प्रोसेस है हमारा B2C, इसी प्रोसेस को हम लोग अपना डिजायर्ड इफेक्ट कहेंगे। एट पॉइंट C पर क्या होगा? देखो पॉइंट C पर क्या होगा? द एयर अंडरगोज रिवर्सिबल एडियाबेटिक, यानी कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। पॉइंट C पर एयर का आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। कंप्रेस करने से क्या होगा? ड्यू टू विच इस टेम्परेचर राइजेस, इसका टेम्परेचर राइज करेगा। कितना राइज करेगा? टेम्परेचर राइज करके किसके बराबर हो जाएगा? T1 के बराबर, यानी कि सराउंडिंग के बराबर। टेम्परेचर राइजेस एंड इक्वल टू द सराउंडिंग टेम्परेचर T1। लेकिन इंट्रोपी क्या रहेगा? D2C में इंट्रोपी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आइसेंट्रोपिक होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आर आइसेंट्रोपिक इन नेचर। एट पॉइंट D पर क्या होगा? देखो पॉइंट D पर क्या होगा? दिस एयर रिजेक्ट द हीट इनटू सराउंडिंग। ये जो एयर है तुम्हारा, जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो गया, वो हीट को धीरे धीरे सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा। एयर जब हीट को रिजेक्ट करेगा तो क्या उसका टेम्परेचर में गिरावट आएगा? नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो क्या कम होगा? बोलोगे सर इंट्रोपी कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो D2A में वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो D2A में इंट्रोपी कम हो रहा है, देखो। दिस एयर रिजेक्ट द हीट इनटू सराउंडिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 ड्यू टू विच इज वॉल्यूम एंड इंट्रोपी रिड्यूसेस, जिसके वजह से एयर का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, एयर का जो इंट्रोपी है वो कम होगा। क्लियर हो गया मेरा बात? आ गया समझ में? तो ये ही इसका PV डायग्राम और TS डायग्राम था, यही इसका वर्किंग था। हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग COP देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में समझेंगे और देखेंगे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के COP में क्या रिलेशन है। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।